हेलो एवरीवन। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं बिहार टीचिंग एग्जाम टीआरई 4 के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हूँ जिसमें मैं मिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ और उसको मैंने प्ले लिस्ट में अलग से बना के रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a plus 1 upon a is equal to 4 then find a minus 1 upon a। अब ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 4। इसकी वैल्यू दी है, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई ए। ए से कैंसिल, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। आगे ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 16। अब 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 40। ठीक है, ये एक इक्वेशन आपका बना है, इसको हम अभी ऐसे रखते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a माइनस 1 अपॉन ए। तो अगर a माइनस 1 अपॉन ए का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, ये आएगा, तो ए टू ए कैंसिल, a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2। ये वैल्यू आई। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू दी है 14। यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2। अगर हम इसमें से क्या करेंगे, 2 माइनस कर दे दोनों साइड से, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2, 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो आएगा ए माइनस 1 अपॉन होल स्क्वायर इक्वल टू 12। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए माइनस 1 अपॉन ए। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ए माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू अंडर रूट 12। इसको लिख सकते हैं आप 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 2 रूट 3। ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2 रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इंक्रीज बाई 20%, by how much percentage its breadth should be decreased so that total area remains same। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 20% बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल समान रहे। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आयताकार का, ये होता है एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। आप देखिए जो लेंथ है और ब्रेथ है ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लेंथ बढ़ेगी, जितना लेंथ बढ़ेगा ब्रेथ उतना घटेगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि लंबाई 20% बढ़ जाती है। मान लेते हैं ये हमारी है लेंथ और ये हमारा ब्रेथ, यानी लेंथ पहले मान लेते हैं कि 100 था, बढ़ के कितना हो गया, वो बढ़ के हो गया वो 120, क्योंकि 20% बढ़ रहा है। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो आएगा 5:6। ये लेंथ की रेशियो आ गई। अब देखिए ब्रेथ क्या होता है, इसका उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ब्रेथ इसकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी इसकी 6:5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पहले ब्रेथ कितना था, पहले ब्रेथ था 6, अब कम होके कितना हो गया 5। कितने की कमी हुई, माइनस मतलब 1 की कमी हुई। ठीक है, 1 की कमी हुई। उस 1 की कमी किससे हुई, 6 से हुई, तो 1/6
6 परसेंटेज में फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 16.66। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में दिया था कि अगर लंबाई बढ़ गई तो चौड़ाई को कितना कम करना चाहिए। तो जैसे लंबाई यहाँ पे क्या था, पहले 5 था, फिर 6 हो गया, और ब्रेड्थ कितना था ना, इसकी चौड़ाई पहले 6 थी, 5 हो गया, यानी 1 की कमी आई। 1 की कमी किस पे आई, 6 से आई, 6 से 5 हुआ। तो जिससे कमी या बढ़ोतरी होती है उससे तुलना करते हो, जिससे कंपेयर करते हो उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 16.66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग हैज ₹276 इन द फॉर्म ऑफ रुपीज। बैग में 276 है, किस में, रुपीज में है, और 150 और 10 इसके क्या है, इनके कॉइन दिए हैं, ये कॉइन में दिए इन द रेशियो ऑफ 1:3। क्या दिया है कि एक थैले में टोटल कितना दिया है, टोटल दिया है आपका 276। अब कॉइन दिया है, कॉइन आपका दिया है 150 पैसे, 10 पैसे, ठीक है, ये दिया, और ये रुपए में दिया है। रेशियो उनका दिया है 1:2:3:2। अब देखिए क्या करेंगे हम, जो रेशियो दिया है वो पैसे में दिया है, और 1 क्या दिया है, वो रुपए में दिया है, ठीक है। पैसों को सबको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्या दिया है, ये रुपए में दिया है, तो इसको जब आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 276 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 27600, ठीक है। ये आपका आ गया 27,600। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 रुपीज़ में कितना होता है, 100 पैसे होते हैं, तो उसको जब आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इनको क्या करेंगे, ये रेशियो दिया है, ठीक है, अब इसकी टोटल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 1 रुपए का जो कॉइन है वो कितने रेशियो में, 1 में दिया है, ठीक है, उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ये देखिए 50 पैसे के 2 कॉइन दिए, ऑलरेडी क्या दिया है, ये ऑलरेडी पैसे में दिया है, तो 50 पैसे के 2 कॉइन, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 100, 2 मल्टीप्लाइड बाई 50, प्लस 10 पैसे के 3 सिक्के दिए हैं, ठीक है, 3 सिक्के दिए, तो टोटल कितना हुआ, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 30। तो ये आपका आया 230 पैसे यूनिट, ये आया आपका यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 27,600, तो इसको इक्वल करेंगे, ठीक। आप इसको रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट पैसे में कन्वर्ट करना इजी है। अगर आप नेक्स्ट टाइम बोलेंगे तो मैं इसको रुपए में भी कन्वर्ट करके बताऊंगी, ठीक है। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी अपॉन 2300, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा 120, ये 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो क्वेश्चन में 50 पैसे के सिक्के कितने दिए हैं, ये 2 दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी टोटल कितने हो गए 240। कितने सिक्के हो गए, 240 सिक्के हो गए 50 पैसे के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको रुपए में चेंज करके करेंगे, तो देखिए रुपए में चेंज करेंगे, अगर पैसे में नहीं चेंज करेंगे, रुपए में चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी एक सिक्का आएगा, तो उसको क्या करेंगे, ये 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, प्लस 50 पैसे के 2 सिक्के आए हैं, तो 2 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस 100 पैसे के 3 सिक्के हैं, ठीक है, तो 3 सिक्के हैं, तो उसको रुपए में चेंज करने के आप किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा आपका 10 से। हाँ, तो फिर ये आया 1 + 1 + 3/10, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 23/100, ये रुपए में आ गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है, ये दिया है 276। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 23 उधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 276
26/23, इसकी वैल्यू आएगी 120। तो 120 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, तो 50 पैसे का पूछा है तो आप निकाल लेंगे, तो आएगा आपका 240। सिंपली ये देखिए, अगर आप पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे जितने कॉइन दिए हैं, और अगर आप उसको रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जितने कॉइन के अकॉर्डिंग पैसे दिए हैं, जो भी दिया है, आप उतने कॉइन का जो रेशियो दिया है उस हिसाब से आप उसको डिवाइड करेंगे। पैसे में मल्टीप्लाई करिए और जब आप रुपए में चेंज कर रहे हैं तो उसको डिवाइड करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं तो आप उसको जाके देख सकते हैं, एंड प्लीज़ हेल्प मी टू रीच आउट मोर एंड मोर पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x/4y इक्वल टू 3/4, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आराम से हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी दी है और उसमें फाइंड करना है एक इक्वेशन 2x + 3y अपॉन x - 2y। तो ओके, x/4y इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो देखिए, जो सामने सामने वैल्यू दी होती है वही उसकी वैल्यू हो जाती है, यानी x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3 हो गई, और 4y इक्वल टू 4 मीन्स y की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई और 4 की वैल्यू y की वैल्यू मिल गई। अब वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। 2x + 3y अपॉन x - 2y, तो x की वैल्यू 3 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस y की वैल्यू 1 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 = 6 प्लस 3 अपॉन, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे 2y है ना तो ये 2 हो जाएगा, 3 - 2 = 1 = 9। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये वेरी इजी क्वेश्चन था, कभी कभी कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जिसको आप तुरंत कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the cost price of 30 tables is equal to the selling price of 40 tables, then what is the loss percentage? कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, यानी 30 टेबलों का कॉस्ट प्राइस, यहाँ सीपी क्या हो गया आपका, सीपी हो गया यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस बराबर है 40 टेबलों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 40/30, 4/3। तो कॉस्ट प्राइस के सामने जो वैल्यू दी है वो उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस के सामने जो वैल्यू दी है वो उसकी हो गई सेलिंग प्राइस। ओके, अब देखिए, कॉस्ट प्राइस अगर आपका 4 है और सेलिंग प्राइस आपका 3 है, खरीदा 4 में और बेचा 1 में, तो कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। 1 का लॉस यानी 1 का हानि हुआ। हानि किस पे होता है, हानि या लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो यानी 1 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी दी है 4, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा कितना आया 25% इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Moving on, next question is, a player makes 7 complete revolution of a circular path to complete a race of 2200 meter. The radius of the circular path is, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्ताकार पथ है और वो यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके ये उसने रनिंग की 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे करके टोटल उसने कितने चक्कर लगाए 7 चक्कर। तो आप क्वेश्चन में देखिए जो चक्कर लगा रहा है वो उसके परिधि के इर्द गिर्द लगा रहा है, मतलब उसकी परिधि पे लगा रहा है, उसके सरकमफ्रेंस पे लगा रहा है। और वृत्त का परिधि कितना होता है, वृत्त का परिधि होता है यानी इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस उसका दिया है 2200 मीटर। तो जो उसने डिस्टेंस किया मल्टीप्लाइड n, इसको n मल्टीप्लाइड बाई 2πr, उसने परिधि के ही तो चक्कर लगाया, तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू n, यानी चक्करों की संख्या
मल्टीप्लाइड बाई 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये आ गया आपका फॉर्मूला। एन की वैल्यू क्या दी, एन की वैल्यू हमें दी है, एक सेकेंड, एन की वैल्यू दी है हमें वैल्यू दी है हमें 7। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हमें फाइंड करनी है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, पाई की वैल्यू रखी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस की वैल्यू आएगी, रेडियस इक्वल टू 2200 मल्टीप्लाइड बाई 7/7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 22। 7 to 7 कैंसिल, 22 कैंसिल, 100/2। सो कितना आया हमारा फाइनल आंसर आया रेडियस का कितना, 50 मीटर। तो रेडियस हमारा कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an article is marked at rupees 450 if it is sold at a discount of 20%, then the selling price become 1 times of its cost price. What is the cost price? कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 450, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, तो मैंने इसको लिखा मार्क प्राइस यानी उसका अंकित मूल्य, ये है 450। नेक्स्ट है यदि इसे 20% के बट्टे पर यानी 20% डिस्काउंट के बट्टे पर बेचा जाता है, ठीक है, तो इसका 20% डिस्काउंट कितना होगा, 20% डिस्काउंट हो जाएगा इसका 80/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 360, यानी इतने पे बेचा जाता है, तो 360 क्या है, 360 है ये आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट मीन्स 80%, जब उसको सॉल्व किया तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 360। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो विक्रय मूल्य क्या है, उसके क्रय मूल्य का 1.5 गुना होता है। कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य के यानी उसका 1.5 गुना 1.5 किसका, कॉस्ट प्राइस का हो जाता है, ठीक है। यह आ जाएगा SP/CP कॉस्ट प्राइस, दशमलव हटाएंगे तो आएगा 15 ये आ गया। इसको रेशियो में चेंज किया तो कितना आया, 5 3 15 5 2 10। देखिए सेलिंग प्राइस कितना है आपका 3 और कॉस्ट प्राइस कितना है 2, सेलिंग प्राइस है 3 और कॉस्ट प्राइस है 2, ठीक है, यानी 2 में बेचा और खरीदा कितने में, 3 का। तो पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या, अच्छा इसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस आया है आपका 3, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 360। इसको इसकी इक्वल किया, 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 120, ठीक है, ये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। और क्वेश्चन में पूछा क्या है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, ये कितनी दी है, ये 2 दी है, तो यहाँ से 2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगा आपका 120 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 240। ये आपका आ गया आपका फाइनल आंसर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा कितनी है 4√2 सेंटीमीटर है, तो इसमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करने की। वन साइड ऑफ एन आइसोलेस राइट ट्रायंगल इज 4√2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज, तो इसमें फाइंड करना। तो पहले हम क्या करेंगे, ये दिया है आपका आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें दो भुजाएं बराबर रहती हैं और आपको इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। दो भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा क्या दिया है, इसका दिया है 4√2, तो मान लेंगे ये भी 4√2 होगा और ये भी 4√2 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर होती है और इसमें फाइंड क्या करना है, हमें कर्ण फाइंड करना है। बस फॉर्मूले पर रखेंगे, कर्ण का स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, और ये आधार और लंब का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे यानी कर्ण यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा आपका 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आपका आएगा 64, ठीक है। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ गई, कर्ण की वैल्यू आ गई 64 पावर 1/2 8 स्क्वायर
1/2, ठीक है, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट, नन ऑफ दिस, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है तो उसमें 5 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, फोर्थ ऑप्शन दे रहेगा कि मोर देन अबव, मतलब कि उपयुक्त में से एक अधिक, और 5वां ऑप्शन रहता है कि इसमें से कोई नहीं, तो एक भी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर लेस देन 350 which are multiple of both 4 and 3। ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है कि जो 4 और 3 का गुणा जो, ठीक है, कि 350 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो 4 और 3 से गुणा जो। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, कह रहा है 4 और 3 दोनों का गुणा होना चाहिए, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब क्या करेंगे, 350 को 12 से आप डिवाइड कर देंगे, 350 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आएगा, पहली बार में जाएगा 12 2 जा 40 24, ये आपका आएगा 110, फिर 12 9 जा 108, तो अब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका 10 में से 2 हाँ यहाँ पे अभी हो जाएगा आपका, ये आ गया, ठीक है। तो देखिए जब आपने डिवाइड किया तो इसमें जो क्वोशंट की वैल्यू आती है, क्वोशंट की वैल्यू यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी 29 ऐसे नंबर हैं जो 4 और 3 तीनों का गुणज है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 350 से ऐसे लेस देन है, मतलब हाउ मेनी नंबर्स आर देयर लेस देन 350, क्वेश्चन में पूछा है कि 350 से कम ऐसी कितनी संख्या जो 4 और 3 दोनों का गुणज है, तो 29 क्या, ये 4 और 3 दोनों का गुणज। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उस नंबर को डिवाइड करते हैं और क्वेश्चन में जो उसकी वैल्यू आती है वही उसका फाइनल आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले को पिघलाकर, कितना है व्यास, गोले का बोल रहा है, ये गोला है, ठीक है, गोला यानी स्फीयर, इसका व्यास दिया है d इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा यानी 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन, बेलन यानी सिलेंडर, इसकी त्रिज्या कितनी दी है, इसकी त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, पिघलाकर बनाया गया है। तो देखिए जो गोले को जब पिघलाया गया है तो उसका वॉल्यूम जो आया होगा मेल्ट होके उसी वॉल्यूम का यूज़ करके उसी वॉल्यूम से क्या गया है, बेलन यानी सिलेंडर बनाया गया, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। और पूछा क्या है कि बनाए गए बेलनों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए गोले की वॉल्यूम क्या होगा, गोला यानी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इस स्फीयर का वॉल्यूम हो गया n मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका हो गया, ये बेलन का हो गया। n क्या है, n यहाँ पे है बेलनों की संख्या, क्यों, क्योंकि स्फीयर के वॉल्यूम को मेल्ट करके, यानी स्फीयर को जब मेल्ट किया गया तो उसका वॉल्यूम बेलन यानी सिलेंडर के वॉल्यूम के ही बराबर होगा। और क्वेश्चन में पूछा है कि कितने बेलनों की संख्या बनेगी, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वैल्यू रखेंगे 4/3 पाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड 9, क्यों, क्योंकि इसमें इसकी रेडियस कितना दिया है, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दी है, n मल्टीप्लाइड बाई पाई, इसकी त्रिज्या दी है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, हाइट कितनी दी है 2। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 3 3 जा 9, 9 कैंसिल, ये हो गया 3 3 जा 9, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 9, यानी बेलनों की संख्या कितनी आई, बेलनों की संख्या आई 54। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the capacity of a cylindrical tank is 1848 meter cube and the diameter of its base is
14 मीटर, देन डेप्थ ऑफ द टैंक इज, यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता, धारिता मतलब क्या, उसका वॉल्यूम दिया है कि 1848 मीटर क्यूब है और उसके आधार का व्यास, व्यास हमें दिया है 14 मीटर, तो इसका हाफ जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका त्रिज्या आ जाएगा, यानी रेडियस 7 मीटर, ठीक है। और हाइट हमें ऑलरेडी क्या दी है, नहीं हाइट हमें डेप्थ गहराई की बात कर रहा है ना, यानी हमें इसकी हाइट को फाइंड करना है। और वॉल्यूम ऑलरेडी दिया है, तो क्या होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दिया है इसका 1848 इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस दिया 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई एच, क्योंकि इसमें हमें हाइट की वैल्यू फाइंड करनी। अब सॉल्व करेंगे, इसमें पाई की वैल्यू रखेंगे हम, हाइट इक्वल टू हो जाएगा 1848 अपॉन में आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई पाई, पाई की वैल्यू रखते हैं 1848, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 22 अपॉन 7, 7 to 7 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, आएगा 1848 7 मल्टीप्लाइड बाई 22। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले 7 से कैंसिल करेंगे तो एक सेकेंड, 7 1 7, 7 2 जा 14, तो 4 कैंसिल, 4 81 लगेगा, 7 8 जा 56, नहीं 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, फिर कैरी 2, 7 4 जा 28, तो ये आया आपका 264 अपॉन 22। अब इसको 11 से करेंगे, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, फिर 11 4 जा 44, 24 अपॉन 2, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा आपका 12 मीटर। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी हाइट की वैल्यू आ गई 12 मीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 संतरे की दर से खरीदता। अब वह पूरे संतरों को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, तो उस पर हानि या लाभ प्रतिशत हमें बताना। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जैसे आर्टिकल होता है और वैल्यू दी होती है, प्राइस दी होती है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में आर्टिकल की वैल्यू को हमेशा सेम करते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, पहला क्वेश्चन दिया है कि 10 में कितने, 10 में वो 4 बेचता है, 10 में वो 4 संतरे बेचता है और उतने ही संतरे वो 10 में 5 बेचता है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये जो वस्तु दिया, ये मान लीजिए वस्तु या आर्टिकल, आप इसको जो भी कह सकते हैं, इसको हम सेम करेंगे। इसको कैसे सेम करेंगे, अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा हमारा 50, ये आ गया आपका 20, यहाँ पे आ गया 40 और यहाँ पे आ गया क्या 20। अब देखिए ये जो आर्टिकल है, हमारी जो वस्तु वो सेम हो गए, मतलब संतरों की संख्या सेम हो गई कि 50 रुपये में वो 20 खरीदता था और अब 40 रुपये में 20 खरीदता है, तो टोटल उसने कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, टोटल में कितना खरीदा, यानी टोटल उसका कॉस्ट प्राइस हो गया कि उस 90 रुपये में उसने कितना खरीदा, 40 संतरे खरीदे, 90 रुपये में उसने 40 संतरे खरीदे। अब कह रहा है कि अब वह 20 रुपये में 9 की तरह से बेचता है। अब वो सेलिंग प्राइस यानी 20 में कितना बेच रहा है, 9 बेच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये वस्तु दिया है, वस्तु को हम बराबर करें, कैसे बराबर करें, अगर हम इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दे और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दे 40 का, तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 810 और नीचे आएगा 80, 800, ठीक है। वस्तु हमारा बराबर हो जाएगा, ऊपर आएगा 360, नीचे भी आएगा 360। देखिए अब संतरों की संख्या बराबर होगी कि 810 में पहले उसने 360 संतरे खरीदे
और अब 800 में उसने 360 संतरे बेचे। अब पूछ रहा है कि पहले उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। पहले उसका कॉस्ट प्राइस था 810, ये उसका कॉस्ट प्राइस था। उसका बाद का सेलिंग प्राइस कितना है 800, यानी 810 का खरीदा और 800 में बेचा, तो कितने का लॉस हुआ 10 का लॉस हुआ। कितने पे होगा कॉस्ट प्राइस पे 810। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 to 0 कैंसिल, ये आया आपका 100/81। जब आप इसको चेंज करेंगे तो लॉस हो रहा है, चेंज करेंगे तो ये आपका आएगा 1:19/81% लॉस, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल to the chord is 20 centimeter. Calculate the chord's length in centimeter if the circle diameter is 58 centimeter. एक वृत्त है, ठीक है, मैं एक ड्रॉ करती हूँ कि एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है। कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से, ये आपकी जीवा हो गई, जीवा की लंबवत दूरी कितनी है, ये हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वृत्त का व्यास कितना है 58 सेंटीमीटर। अगर वृत्त का व्यास 58 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 29 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, उसकी त्रिज्या हो गई 29 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई आपकी 29 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर आपका 58 था तो 58 का हाफ 29, तो ये आपका हो गया 29। तो एक तरीका है कि आपको ट्रिपलेट याद हो, ट्रिपलेट क्या होता है 20, 21, 29, ठीक है। इसमें से अगर दो साइड आपको मालूम है तो तीसरी साइड आप तुरंत लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे 3, 5, 6 है तो इसका डबल भी जो होगा वो उसका ट्रिपलेट होगा, जैसे 20, 21, 29 है, 5, 12, 13, ये सब क्या ट्रिपलेट है। तो एक तरीका कि आप डायरेक्टली इसको कर दे, तो अगर ये 21 हो जाएगा यहाँ तक तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 21, तो आपकी जीवा यानी कॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 21 + 21, ये आपका आ गया 42 सेंटीमीटर। एक तो ये, या तो फिर आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइए, 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 841 और 20 का स्क्वायर 400, माइनस किया तो आया 441, ये आया 441, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 21, ठीक है। तो ये वाला साइड आपका आ जाता है 21 और उसका डबल कर देंगे तो आपकी जीवा की वैल्यू निकल आएगी। ट्रिपलेट से अगर आपको लर्न है तो आप इजीली उससे भी कर सकते हैं, या तो फिर आप पाइथागोरस फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 5 आर देयर आर फ्रॉम 1 to 200 विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 4। 1 से 200 तक के बीच, 200 तक 5 के ऐसे कितने गुणज हैं जो 4 के गुणज नहीं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे कि 1 से 200 तक पहले 5 के गुणज निकाल लेंगे, ठीक है। यानी 200 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई, ये आपका आ गया 40। यानी 1 से 200 तक के बीच में 5 ऐसे मल्टीपल्स हैं जो 5 के हैं, ठीक है। 5 के मल्टीपल्स कितने हो गए टोटल 40, ये 5 मल्टीपल्स हैं, मतलब 5 के मल्टीपल्स है टोटल 1 to 200 तक, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये 5 के आपने निकाल लिए। अब आप सोचिए कि 4 और 5, ठीक है। अब हम इनके मल्टीपल्स निकाल लेते हैं कि 1 से 200 तक के बीच में। तो इसको क्या किया, डिवाइड किया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये 20, तो इसको 20 से डिवाइड किया तो कितना आया, ये 10 आया, ठीक है। 5 के मल्टीपल्स टोटल आए 40 और 4 और 5 दोनों के मल्टीपल्स कितने आए 10। तो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे वो आया 30, तो ये डिफरेंस ऐसा आएगा जो 4 का मल्टीपल्स नहीं है, ये सिर्फ 5 का मल्टीपल्स है, ठीक है, कि जो 4 के गुणज नहीं है। 40 जो है वो 5 के गुणज है और 4 मल्टीप्लाइड 5 20 जो निकाला वो 10 के गुणज। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो जो 30 है
वो ऐसे हैं जो 5 के ऐसे गुणज है जो 4 के गुणज नहीं है। यानी 30 ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें से जो सिर्फ 5 के मल्टीपल्स होंगे लेकिन वो 4 के मल्टीपल्स नहीं होंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कि प्रतिशत में इसको परिवर्तित करिए। 64 अपॉन 25, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 25 से इसको करेंगे डिवाइड, 4 टाइम्स में जाएगा। 64 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू, ये आपका आ गया 200। 64 अपॉन 25 इन परसेंट, तो ये आपका आ गया 256, ठीक है। प्रतिशत में इसको परिवर्तित किया तो आया आपका 256। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग इज द लिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? तो आप सबसे पहले उनको लिख लीजिए। 5/11, 9/17। आई थिंक मैंने क्वेश्चन में मैंने वो भिन्न लिखना भूल गई, तो मैं अभी लिख देती हूँ। पहला आपका है 5/11, 7/12, 8/13 और दूसरा है 9/17। इनका क्या करना है? इसमें सबसे छोटी भिन्न हमें फाइंड करना है, तो अब हम लिख लेंगे। दूसरा हो गया आपका 7/12 और 8/13। इसमें से हमें क्या करना है? क्या छोटा भिन्न सबसे देखना है। तो अब देखिए 5 और 11 का डिफरेंस कितना है? 5 और 11 का डिफरेंस है 6। 9 और 17 का डिफरेंस कितना है? 8। 7 और 12 का डिफरेंस कितना है? 5। और 8 और 13 का डिफरेंस कितना है? 8 8 7 15, 5। इसका भी डिफरेंस कितना है? 5 है। ये हो गया आपका डिफरेंस की 5 और 11 का डिफरेंस आया 6, 7 और 12 का डिफरेंस आया 5, 9 और 17 का डिफरेंस आया 8 और 8 और 13 का डिफरेंस आया 5। अब क्या करेंगे आप? जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं। 5/6, 9/8, 7/5, 8/5। अब डिवाइड करने पे देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। जैसे 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.08 करके, ठीक है। 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.1 समथिंग। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.4 आएगा, सॉरी। हाँ, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा आपका आएगा 30, ठीक है। अब देखिए ये जो आया है पॉइंट में नंबर डिवाइड करने के बाद देखें उसमें सबसे छोटा कौन सा? उसमें सबसे छोटी वैल्यू आई है ये, यानी आपका आंसर भी यही होगा, यानी 5/11। ये क्या होगा? सबसे छोटे फ्रैक्शन होगा। क्या करेंगे? उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और जो फिर डिफरेंस आया उस डिफरेंस से न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन की वैल्यू आएगी फिर उसको कंपेयर करके आप देखिएगा कि कौन सा भिन्न छोटा है। अगर बड़ा पूछता तो आपका आता 8/13, ये सबसे बड़ा भिन्न होता, लेकिन छोटा पूछा इसलिए हमने छोटा फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती है या घटती? तो ये क्या? ये क्वेश्चन हो गया आपका क्रमागत क्वेश्चन, यानी सक्सेसिव। इसमें क्या होता है कि घटाया जाता है, फिर किसी संख्या को बढ़ाया जाता है और फिर लास्ट में आपसे पूछता है कि जो मूल संख्या से प्राप्त संख्या मिली है वो बड़ी है या घटी है। तो देखिए
इसका फॉर्मूला होता है अगर दो बार उसको मतलब एक बार उसको घटाया या बढ़ाया गया, जो भी किया गया हो, और वो अगर 2 टाइम्स में मतलब सक्सेसिव ऑर्डर आपका 2 टाइम्स हो, तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए पहले क्या किया है, पहले 5% घटाया गया तो -5, उसके बाद 10% क्या गया है, बढ़ाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा +10। अब उसके बाद देखिए -5 +10 फॉर्मूले में रख के सॉल्व करें तो -5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो आएगा 50/100। यहाँ पे मैं 100 लगाना भूल गई थी, ठीक है, ये 100 में है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 5 और नीचे आएगा आपका, हाँ 0 to 0 कैंसिल, तो 5/10 यानी 0.5, तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4.5। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला यूज़ करके आपने कर लिया। एक तरीका होता है बेसिक मेथड। मान लीजिए कि मूल संख्या आपकी कितनी थी, मूल संख्या पहले थी आपकी 100, मूल संख्या पहले थी आपकी 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी नंबर अपने आप में कंप्लीट 100 होता है। तो अब मैं मान लेती हूँ कि 100 का पहले कितना बढ़ा, सॉरी घटा, 5% घटा तो कितना हो जाएगा आपका 95/100, फिर 10% बढ़ा उसी का यानी 110/100, 100 से 100 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, 95 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा आपका 5 4, ये आएगा आपका 1045/10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल आएगा 104.5, यानी वह पहले मूल संख्या क्या थी, मूल संख्या पहले थी 100, अब वो कितनी हो गई 104.5, ठीक है, 100 से वो 104.5 हो गई, कितनी बढ़ी वो 4.5% बढ़ी, ठीक है, इतना परसेंट ये बढ़ा। एक तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला से ये कर सकते हैं और एक डायरेक्ट आप बेसिक मेथड से कर सकते हैं कि मूल संख्या को आप 100 मान के जितना घटा या बढ़ा है उतना घटाइए और बढ़ाइए, फिर जो आपका फाइनल आंसर आता है उससे ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करिए, अगर वैल्यू कम हो रही तो मतलब वो घट रही है तो उतना परसेंट में आ जाएगा, वैल्यू बढ़ी तो जितना बढ़ा है वो उसका बढ़ी हुई वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या मतलब आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है। HCF 1 मतलब उनका फैक्टर में कोई कॉमन दिखेगा ही नहीं। HCF 1 जैसे मैं बोलूँ 2 and 3, 2 and 3 क्या है, प्राइम नंबर, नहीं एक सेकेंड, गलत है, मैं को प्राइम नंबर का डेफिनेशन आपको बता रही थी। को प्राइम नंबर में क्या होता है कि उनके जो HCF होता है वो 1 होता है, बट यहाँ पे क्या दिया, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या तो 1 से डिविजिबल होते हैं, यानी प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा और वो नंबर खुद, जैसे 2 क्या है आपका प्राइम नंबर है, 2 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, जैसे ये क्या है, ये 1 से डिविजिबल होगा या तो खुद से। 3 भी क्या है, प्राइम नंबर, ये तो या तो 1 से डिविजिबल है या तो खुद से। उसके बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल। सिंपल सा होता है कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 फैक्टर, यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर, 4 के बाद देखिए 5 का भी क्या होता है, 5 भी प्राइम नंबर है, क्यों, ये 1 से डिविजिबल है और अपने से डिविजिबल, यानी 1 और 5, इसके भी कितने फैक्टर आए 2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर क्या है, दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, 2 क्या है, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, ये एक इवन प्राइम नंबर, बाकी जितने प्राइम नंबर वो सारे ऑड रहेंगे, बट 2 इकलौता एक इवन प्राइम नंबर। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है,
वेरी इजी, आप लिख लेंगे पहला क्या होगा 2 3 5 7 11, यही होगा आपका। अब आप इनको ऐड कर लीजिए 2 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7, एक सेकेंड, 10 + 7 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 1 18, कैरी 1, ये आ गया आपका 28, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.036 को 0.404 से विभाजित करने पे भागफल, भागफल यानी आपका क्वेश्चन की वैल्यू पूछ रहे हैं कि 4.036 को किससे डिवाइड करना है 0.04 से। ठीक है, ये डेसिमल में दिया है, ठीक है, ये डेसिमल में दिया है, तो आप इसको क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, काउंट करिए 1 2 3, 3 नंबर के बाद डेसिमल दिया है, यानी डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, जब डेसिमल आप हटाएंगे यानी 4306 ये आया, तो डिनोमिनेटर में जितने डिजिट के बाद पॉइंट दिया था उतने ज़ीरो लिखते, यानी 1 2 0 3 0, ये हो गया 1000। सेम इसके साथ भी काउंट करिए 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिया है, तो आपके डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, उतने ज़ीरो आएंगे, 0 ये आ गया, ठीक है। अब डेसिमल हट गया, अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 4036 अपॉन 1000, इसको डिवाइड किया 4/100 से। क्वेश्चन में बोला था कि डिवाइड करना, इसको से डेसिमल हटाया हमने तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अब आपका आएगा, ये देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, आएगा 4036, 10 × 4 इक्वल टू 4036 अपॉन 40, ये आ गया। अब आप इसको डिवाइड करिए, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4 1 जा 4, ये आ गया 1009, ठीक है। जैसे मान लीजिए 40 को आप डिवाइड नहीं किया, मान लीजिए आपने यहीं से डिवाइड किया 4036 अपॉन 4 × 10, अब 4 से आप कैंसिल करिए, 4 1 जा 1 0, फिर 36 को किया तो ये आ गया 1009, ये हो गया आपका अपॉन 10, ठीक है, 10 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 100.9, 100.9, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए, जब आप 4036 को 4 से डिवाइड करें तो पहला 1 कैरी हो गया, कैंसिल हो गया, फिर 0 था, फिर 36 को आप एक साथ डिवाइड करें इसलिए एक्स्ट्रा 0 और आएगा, यानी इसीलिए आपका 1009 आया। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कैसे मैम ने 1009 कर दिया, तो मैं फिर से बताती हूँ आपको। जैसे ये हो गया 4036, इसको 4 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। आप 40 से भी डिवाइड कर सकते थे, बट मैंने इसलिए नहीं डिवाइड किया कि मतलब 10 रहता तो ईजी रहता है डेसिमल नंबर लगाने पे। डिनोमिनेटर में जब भी 10 100 1000 ऐसे नंबर होते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करना हो तो उसको अवॉइड किया करिए कि आप 10 या 100 या जो भी उसके मल्टीपल्स हो उसको कैंसिल करने से, क्योंकि फिर जितने ज़ीरो होते उतने पे आप डेसिमल लगा लेते, वो ईजी रहता है आपके लिए। अब यहाँ पे करते हैं 4 1 जा 4, ठीक है, यहाँ पे हो गया 0। अब देखिए, अब जब उसको डिवाइड किया तो आपको क्या आ गया, यहाँ पे 4 आया, ठीक है, 4 कैंसिल हो गया, अब ये 0 है, यहाँ पे 0 आ गया, तो ये आ गया आपका 3 नीचे आया। अब 6 लाने के लिए फिर आप करेंगे तो ये 36 आया, तो ये आ गया आपका, कैंसिल हो गया तो ये 36 आया, ठीक है, क्योंकि 0 तो 0 से कैंसिल हो, 0 4 से कैंसिल होगा नहीं, और 3 को फिर हमने नीचे लाया तो फिर हम 0 लगाएंगे, और फिर 36 को डिवाइड करा एक साथ तो वो हमने 9 से डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 5 to the power x plus 3 इक्वल टू 25 to the power 3x minus 4, तो x का मान निकालना है। इसको लिखें, देखिए x plus 3, 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3x minus 4, ठीक है। 5x plus 3, अब पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो ये आ गया 6x minus 8, ठीक है।
अब आप देखिए, जब बेस सेम हो दोनों का जब बेस सेम हो, ठीक है, और पावर मान लीजिए x या y कुछ भी दिया, बेस सेम हो तो पावर इक्वल में हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप देखिए दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस 5 है, तो पावर एक दूसरे के बराबर आ जाएगी, इक्वल हो जाएगी। x प्लस 3 इक्वल टू 6x माइनस 8, ये हो गया आपका। अब सॉल्व करेंगे, 5x इक्वल टू 8 उधर जाएगा, 8 माइनस 3 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1। नहीं, एक जगह एट प्लस वो 11 हो जाएगा, सॉरी 8 प्लस क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3 आपका हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये 5x और जब यहाँ पे ये आएगा इधर आपका 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 11 अपॉन 5, x की वैल्यू 11 अपॉन 9। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द 11 अपॉन 5, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ 60 क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए, उसका अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन किए हैं, हर तरह के क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है मैंने, ताकि आपके लिए ईजी रहे और प्रैक्टिस करने में भी ईजी रहेगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो हम आ गए अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार टीचिंग एग्ज़ाम रिलेटेड प्रीवियस ईयर कुछ मैथ के क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन टोटल डिस्कस किए। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61, और 61 से हम आगे नेक्स्ट के क्वेश्चन मतलब 80 तक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हर पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, मिसलेनियस हर टाइप के क्वेश्चन मैंने उसमें लिए हैं, ताकि वो आपको इजी रहे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट से भी वीडियो चाहिए तो काइंडली मुझे मैसेज करें कि हाँ, कि आपको इस टॉपिक का फुल कॉन्सेप्ट में वीडियो चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड एक फुल वीडियो बना के और क्वेश्चन के साथ उसको मैं अपलोड कर सकूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, if 1/8 of a number is 30, what will be 62% of that number? यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, तो उस संख्या का 62% कितना होगा। जैसे मान लीजिए दिया है, क्या दिया है कि 1/8 पार्ट किसके बराबर दिया है, 30 के, ठीक है। तो इसका 1 पार्ट कितना हो जाएगा, तो 1 पार्ट इसका हो जाएगा 8 में से उसका एक पार्ट 30 दिया है, ठीक है। 1/8 पार्ट में से इफ द वन, यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, ठीक है, तो उस संख्या का 62% कितना होगा। तो अगर उसका 1 यूनिट की वैल्यू 30 दी है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 240, ये आया। अब बोला है कि उस संख्या का आपको क्या करना है, 62% निकालना है। तो इस संख्या का 62% निकालेंगे, परसेंट हटाया तो नीचे आया 100, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर आया 24 मल्टीप्लाइड बाई 62 अपॉन 100, 4 6 जा 24, ये 25 बार में जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 148.8, ये आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक तो ऐसे हो गया, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी होती वो ओरिजिनल वैल्यू देती, यानी 8 में से 8वां जो पार्ट है इसमें का एक भाग यानी एक की वैल्यू 30 दी है। जैसे मैं अलग एग्जांपल से बेसिक तरीके से बताती हूँ कि मान लीजिए कि वो संख्या क्या है, x है, ठीक है। कह रहा है x का 1/8 पार्ट, ठीक है, कितना दिया है, 30 दिया है। तो x
वो वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो 8 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 8 इसको कितना है 240 आया। यहाँ पे भी देखिए आपको 240 आया था। अब 240 वो वैल्यू आया तो उसका पूछा आपको 60% फाइंड करना है। जब आप इसका 60% निकालेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। सेम यहाँ पे जो इक्वेशन बनी थी सेम वही यहाँ पे बन गया। यहाँ पे क्या किया था मैंने, बिना एक्स लेट किए डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था। आप एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करिएगा। हाँ, अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको पूरा स्टेप लिखना है तो स्टेप वाइज अगर आप करें तब आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्टली आपको आंसर टिक करना होता है। तो आप अपना टाइम सेव करके डायरेक्ट रेशियो मेथड से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करिए और जो आंसर आया है उसको टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, द डिफरेंस ऑफ होल स्क्वायर इज 76। कि दो क्रमागत सम संख्या का गुणनफल क्या है जिनके वर्गों का अंतर कितना दिया है, 76 दिया है। पहला क्या बोला है कि क्रमागत सम संख्या बोला है। तो क्रमागत सम संख्या यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है कि एक के बाद वो एक, ऐसे 1 2 3 मैंने लिखा 1 2 3, ये क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक के बाद आ रहे हैं। जैसे मैंने लिखा इवन नंबर 2 4 6, ये क्या, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। क्रमागत सम संख्या मतलब एक के बाद कोई नंबर छूट नहीं रहा है। तो जब दो क्रमागत सम संख्याओं का बात करें तो मान लेंगे पहला जो है वो x है, दूसरा आपका दिया है x प्लस 2। ठीक है, अब कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, गुणनफल फाइंड करना है। और दिया क्या है कि उनके वर्गों का अंतर 76 दिया है, यानी इनके वर्गों का अंतर 76, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना दिया है, ये 76 दिया है। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इक्वल टू 76, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो सारा उसका साइन चेंज हो जाएगा, -4 माइनस 2x इक्वल टू 76, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आया -4 माइनस 2x, तो ये आएगा आपका 4 उधर जाएगा तो आएगा -2x इक्वल टू, ये आया आपका 80। तो x की वैल्यू क्या आई, एक सेकेंड, यहाँ पे 4x आएगा, एक सेकेंड मैं फिर से करती हूँ इसको, ऐसा मैं फिर से इसको करती हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसका मैंने इसको ओपन किया तो आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर -2 ए बी, यानी ये आएगा 4x इक्वल टू 76। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, ये आया -4 एक्स इक्वल टू 76। आगे अब x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आएगी आपकी 4 उधर जाएगा तो -4x इक्वल टू उधर आपका हो जाएगा 80, ये हो गया आपका 80। तो x की वैल्यू आई, कहीं कुछ मिस्टेक है कि जिनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, Next question is question number 64. Areas of two similar triangles are 81 centimeter square and 49 centimeter square respectively. The ratio of their corresponding height is. दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, दो त्रिभुज दिए हैं और उनका क्या दिया है कि सिमिलर है वो, ठीक है, तो और एरिया उनका दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि उनकी हाइट बताइए। तो हाइट क्या होगा,
फॉर्मूला होता है, एरिया दिया है, पहले इसका लिख लेते हैं A1, दूसरे का A2, ये दिया है 81 अपॉन 49। हाइट का फॉर्मूला हो जाता है, जो हाइट होती है वो हो जाती है उसका क्या, अंडर रूट एरिया 1 अंडर रूट एरिया 2। पहले जो एरिया दिया इसका स्क्वायर रूट करेंगे और जो दूसरा एरिया दिया उसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो पहला एरिया कितना दिया है आपका 81, अंडर रूट 81 अपॉन अंडर रूट 49। सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 8 अपॉन सॉरी 9 अपॉन 7, ये आएगा आपका 9 अपॉन 7। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने सेम अभी करवाया था, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, 3 से विभाजित 2 अंकीय संख्या कितनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे करेंगे। पूछा है 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, 2 डिजिट नंबर लेना है। तो आप पहले सोचिए कि 1 से लेके 100 तक, पहले 1 से 9 तक ये क्या दिया है, ये सिंगल डिजिट दिया है, ये सिंगल डिजिट नंबर दिया है। तो 1 से 9 तक तो हम कोई नंबर ले नहीं सकते। अब क्या हो रहा है 10 से 99 तक ये दिया है 2 डिजिट नंबर। अब इन दोनों के बीच में हमें देखना है कि कौन सी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। ओके, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 10 के बाद आता है 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं। अब आता है 12, 12 3 से डिविजिबल है, 15 3 से डिविजिबल है, 18 भी 3 से डिविजिबल है, डॉट 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 99, 99 भी क्या है 3 से डिविजिबल है। अब देखिए अब क्या करेंगे आप, 12 से 99 तक जो नंबर दे और हाँ, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। आप क्या करिए, एक तो ये तरीका है, लास्ट में क्या दिया है 99 दिया है, तो 99 को आप 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड किया है तो कितना आया 33 आया। तो 33 आपका करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। क्यों, 12 के पहले कौन सा जो नंबर आ रहा है, 12 के पहले आ रहा है आपका 11, 10, ये आपका आ गया। एक सेकंड, तो 12, 15, 80, 99, अगर आप 12 के पहले भी देखें तो 3 क्या है, 3 भी डिविजिबल है और 6 भी डिविजिबल है 3 से, और 9 भी डिविजिबल है, ये तीनों भी डिविजिबल है। क्यों कि हमें बोला है कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंक की संख्या का प्राप्त करना है। तो आप क्या करिए 99 को पहले 3 से डिवाइड करिए, कितना आया 33 आया। तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 33 टोटल नंबर्स डिविजिबल होंगे। क्यों, क्योंकि इन तीनों नंबर को आप पहले इसमें से माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, ये आया 30, क्यों माइनस किया, क्योंकि 3, 6, 9, 12 डॉट 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 99 तक हमने निकाला कि कितने नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 99 को जो लास्ट नंबर होता है उसको मैंने 3 से डिवाइड किया, जिस भी नंबर से डिवाइड करने को बोलेगा उस नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए। तो मेरा आया 33, लेकिन हमने इन तीनों नंबर को भी इंक्लूड कर दिया था, इसलिए इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 30। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 30। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका है कि आपको सिर्फ 2 डिजिट करना है। तो स्टार्ट करिए आप 12, 15, 18 डॉट 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 99। क्यों, क्योंकि 369 सिंगल डिजिट है। अब क्या करिए, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, 99 माइनस 12 अपॉन डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, इसका भी डिफरेंस आ रहा है 3, इसका भी डिफरेंस आ रहा है 3, उससे डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप क्या करेंगे +1 कर दीजिए। तो 99 माइनस 12 आपका आएगा 87 अपॉन 3 +1, इसको डिवाइड किया तो आया आपका 29
प्लस 1 इक्वल टू 30। ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि 30 ऐसे नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। 2 डिजिट 30 ऐसे नंबर है जो टोटल डिविजिबल है। तो एक तो आप ये मेथड करिए, टोटल निकालिए 1 से 9 तक के, 1 से स्टार्ट करिए और जहां तक का पूछा आप करिए, लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करिए। या तो आप करिए कि आप ऐसा सीरीज बना लीजिए, सीरीज बना के जो लास्ट नंबर है उसमें से पहले नंबर को माइनस करिए, डिफरेंस से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसमें आप +1 कर दीजिए। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ 237 पावर 610 इज। इसमें यूनिट टेस्ट से रिलेटेड, यूनिट प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको यूनिट प्लेस पे जो नंबर आया है वो बताना है। तो देखिए, अगर यूनिट प्लेस पे क्या दिया है, 0, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है और या 6 दिया है, कोई भी नंबर दिया है उसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर दिया है लास्ट में, तो उस क्वेश्चन में कभी भी उस नंबर का आप कितना भी स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, या उस नंबर के पावर कितने भी नंबर आए, उसका पावर कितना भी हो, उसके यूनिट प्लेस की वैल्यू हमेशा ही सेम रहेगी। मतलब इसका 0 ही आएगा यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस 1 ही आएगा, इसका यूनिट प्लेस 5 ही आएगा और इसका यूनिट प्लेस 6 आएगा। तो अगर आपको किसी नंबर का यूनिट प्लेस पूछे और लास्ट में दिए अगर 0 1 5 6 ये दिया है, तो डायरेक्टली आप उसको सॉल्व किए बिना उसका आंसर लिख दीजिए। नाउ अब देखिए, अब दिया है आपका, मान लीजिए 4 है, लास्ट में 4 दिया है, अगर उसके पावर इवन है और उसके पावर अगर ऑड है, अगर इवन पावर है तो उसका जो यूनिट प्लेस की वैल्यू आएगी 6 आएगी, और ऑड है तो उसका यूनिट प्लेस पे वैल्यू 4 आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर 4 क्यूब, 4 की पावर कितना है 2, ये क्या है इवन पावर है, 4 टू द पावर ये 4 क्यूब, 3 क्या है ये ऑड है। जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16, इसका होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आया 64। आप क्या देखते हैं, ये यूनिट प्लेस पे कितनी वैल्यू आ रही है 6, और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे वैल्यू कितनी आ रही 4। तो 4 का ये हो गया कि अगर इवन है तो यूनिट प्लेस पे 6 वैल्यू आएगी, अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस पे 4 वैल्यू आएगी। 9 का भी एक ऐसा रूल होता है, 9 अगर 9 के पावर इवन पावर, 9 पे इवन पावर है और एक ऑड पावर, अगर 9 पे इवन पावर है तो यूनिट प्लेस की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, और ऑड है तो हमेशा 9। फॉर एग्जाम्पल 8 स्क्वायर, सॉरी 9 स्क्वायर 81, 9 क्यूब 729। कैसे, देखिए 9 के पावर क्या है, यहाँ पे इवन पावर है, यहाँ पे ऑड पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इवन पावर आ रही है 9 की तो यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या आई 1 है, और 9 पे जब देखिए ऑड पावर आ रही है तो उसकी यूनिट प्लेस की वैल्यू कितनी आ रही है 9, ठीक है। तो ये 4 का है और ये 9 का है। तो अगर आगे से अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट याद है तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और ये तो हो गया 9 का, हो गया 4 का। अब इसके अलावा कोई नंबर आता है, जैसे मुझे सॉल्व करना है 2 3 7 टू दी पावर कितना दिया है 610, 610। अब क्या करिए आप, जो पावर दिया है उसके लास्ट 2 डिजिट को लीजिए यानी 10 को, उसको डिवाइड करिए 4 से। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं कि क्योंकि 4 टाइम्स के बाद यानी किसी का भी पावर 4 टाइम्स के बाद वो अपनी वैल्यू रिपीट करता है, इसीलिए कभी भी यूनिट प्लेस निकालने के लिए उसके लास्ट डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि 4 बार उसके बाद उसकी वैल्यू सेम रिपीट होती है। अब 4 को जब आप 10 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। तो इस नंबर का जो लास्ट डिजिट क्या दिया है 7, तो जो उसके क्वेश्चन की वैल्यू आई है 2 आई है, तो 7 स्क्वायर, उतनी बार उसका स्क्वायर कर देंगे, कितना है 7 का स्क्वायर 49, यानी इसका यूनिट प्लेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर सोचिए कोई नंबर, मान लीजिए नंबर दिया आपका किसी पे 7 के पावर
616 और इसका पूछा है कि यूनिट प्लेस की वैल्यू फाइंड करें। जब आपने 16 को 4 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो 0 आई इसकी वैल्यू। ये जब कंप्लीटली डिवाइड हो गया 0 आई इसकी वैल्यू, तो 0 आने का मतलब ये नहीं कि आप 7 टू द पावर 0 करोगे, नहीं, 0 आने की मतलब वैल्यू है आप उसके पावर 4 निकालोगे। जब भी डिवाइड करने पे 4 को, उस नंबर को 4 से डिवाइड करने पर अगर 0 वैल्यू आ रही है, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो जिस भी नंबर का आपको यूनिट प्लेस फाइंड करना है तो उसके पावर 0 नहीं करोगे, आप उसके पावर 4 करोगे। क्यों? क्योंकि 0 आया तो मतलब वो फिर से अपनी वैल्यू रिपीट करेगा स्टार्टिंग से, इसलिए उसके पावर 4 करके करते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है the ratio of the side of two similar triangle is 4:9. The areas of these triangles are in the ratio. दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 4:9। इन त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात में क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब भी दो समरूप त्रिभुज दिए, मतलब सिमिलर ट्राइंगल दिए हैं और उनका एरिया पूछा है या फिर और साइड की वैल्यू दी है, तो ऐसे क्या होता है, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात में क्या होता है, जो साइड्स की वैल्यू दी है उसका स्क्वायर कर देते हैं। साइड का मतलब उनका एरिया क्या हो जाएगा, साइड क्या दिया है 4:9, तो ये इनका स्क्वायर हो जाएगा। आंसर आएगा 1681, 16:81। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। साइड देके एरिया पूछेगा तो आप उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर एरिया की वैल्यू दी है और हाइट का रेशियो पूछेगा तो जो एरिया की वैल्यू रहेगी उसका आप स्क्वायर रूट कर देंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी इसके पहले भी किया है वीडियो में, तो आप उस दोनों क्वेश्चन को देख सकते हैं। Now, next question. The radii of the base of a cylinder and a cone are in the ratio 3:4 and their heights are in the ratio 2:3. What is the ratio of the volume of the cylinder and the volume of the cone? एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्या 3:4 की है, उनकी ऊंचाई 2:3 में है, तो बेलन के आयतन और शंकु के आयतन के बीच का अनुपात हमें ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि जो बेलन है वो R1 हो जाएगा उसका त्रिज्या और शंकु का R2 हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, R1 यानी बेलन की त्रिज्या दी है 3, R2 शंकु वो कितना दिया है 4, H1 ये किसकी हाइट है, बेलन की यानी सिलेंडर की हाइट है, H2 ये किसकी हाइट है, ये कोन की हाइट है। अब इनका रेशियो निकालना है तो आप इनका वॉल्यूम लिखिए। सिलेंडर यानी बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन कोन यानी शंकु, ये होगा आपका 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। क्या होता है, जो कोन होता है उसका वॉल्यूम जो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, इसीलिए देखिए फॉर्मूला सेम है, बस कोन में क्या हो गया 1/3 लगा दिया। अब पाई टू पाई कैंसिल, अब हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखा R1 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड H1 2 1/3 R2 स्क्वायर 16 H2 वैल्यू इज 3। अब कैंसिल करेंगे, 2 8 जा 16 3 3 जा 9, तो आया आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये 8। अब ये 3 क्या है, ये 3 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आएगा आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 8। 2 4 को 8 को कैंसिल करेगा तो आपका आंसर आया फाइनल 9/4। 2 4 जा 8 होगा, सॉरी 2 तो ऑलरेडी मैंने कैंसिल कर दिया है ना, यहाँ पे 2 नहीं होगा, एक सेकेंड में फिर से कर देती हूँ। यहाँ पे आया आपका 3 और ये 3 ऊपर गया तो 3/8, यानी आपका फाइनल आंसर आया 9/8। तो ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन कोई नहीं दिया,
सी दिया है 8:9, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा? नन ऑफ दिस, यानी ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं। 320 रमी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं? इसको करने का दो तरीका, एक तो आप वेन डायग्राम से करिए या एक दूसरा तरीका है डायरेक्ट ये और ये, मतलब जो अलग अलग भाग ले रहे हैं उनको ऐड करिए। 320 प्लस 350, इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आई? 670, यानी 670। अब जो टोटल वैल्यू आई उसमें से क्या करिए, 220 को माइनस कर दीजिए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आई 450, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी क्लब में टोटल 450 थे। ये तो एक तरीका हो गया फॉर्मूला से रिलेटेड, मतलब डायरेक्ट आपने इसको किया। एक तरीका है कि आप वेन डायग्राम नहीं है, एक ये मैंने बनाया, ठीक है। पहला जो है ये हो गया रम्मी में पार्टिसिपेट करने वाले, दूसरा हो गया तंबोला में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनकी वैल्यू लिखते हैं जो दोनों में भाग ली। ये देखिए, ये दोनों में भाग लिया यानी 220। अब देखिए रंबोला में तब कितने लोगों ने भाग लिया? रंबोला में दिया टोटल 320, लेकिन उस 320 में से 220 में से ऐसे कुछ हैं जो दोनों में पार्टिसिपेट किए। तो रंबोला में से क्या करेंगे आप, 320 में से 220 को माइनस करेंगे तो कितना आया आपका? 100 आया। अब तंबोला की वैल्यू लिखेंगे। तंबोला में दिया है कि 350 लोगों ने भाग दिया, लेकिन 220 ऐसे थे जो दोनों में पार्टिसिपेट किए थे। तो 350 में से जब आप 220 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 130। अब ये जो टोटल वैल्यू है इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि क्लब में कितने सदस्य थे। तो ऐड करिए 100 प्लस 130 प्लस 220, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 450, करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। वैसे ये इजी है, आप तुरंत कर सकते हैं, बाकी आपको वेन डायग्राम से भी आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a solid sphere of total surface area 48 centimeter square is bisected into two hemispheres, then the total surface area of one of the hemisphere is, एक ऐसा गोला है सॉलिड स्फीयर, उसको क्या किया, दो अर्धगोलों में समद्विभाजित कर दिया। तो आपसे पूछा है कि एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताइए। देखिए पहले लिखा लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ये कंप्लीट एक गोला है, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला। इसकी वैल्यू पूछिए आपसे, क्योंकि ऐसा अगर दो आप उसको मर्ज करोगे तो ये बनेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, 48 सेंटीमीटर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस वैल्यू दी, सरफेस एरिया दिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें फाइंड क्या करना है? इसका फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। इसकी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करें, यहाँ से पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर रख देते हैं। जब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 4 1 जा 1, ये 4 2 जा 8, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आई 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, सॉरी एक सेकेंड, ये आया था आपका 12, ये आया था आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब यहाँ पे आप वैल्यू उसकी पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप 12, तो आपका आंसर कितना आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्या किया मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है, सॉरी सरफेस टोटल सरफेस एरिया नहीं, हाँ टोटल सरफेस एरिया होता है, और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बस क्या किया हमने, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, क्योंकि ये ईजी था। अगर आप पाई की वैल्यू रख के फिर पूरा सॉल्व करते हो तो ये टाइम टेकन हो जाता। तो इट्स ईजी कि जितना आप शॉर्ट फॉर्म में इसको करके और ईजी वे में सॉल्व करें। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको मेरे वीडियोस में कहीं कोई मिस्टेक दिखती है या फिर आपको लगता है कि हाँ इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है तो काइंडली सजेस्ट मी। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या किस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो बना सकूँ। सो नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72. If the radius of the base of a right circular cylinder is half, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या आधी कर दी गई। उसके बाद क्या है, देन एंड द कीपिंग द हाइट सेम, उसकी जो ऊंचाई है वो सेम रखी गई है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। तो आपको क्या करना है कि जब उसका रेडियस यानी त्रिज्या आधी कहेगी तो पुराने और नए के आयतन का अनुपात बताना है। ठीक है, मान लेते जो नया आयतन होगा उसका क्या होगा, नया आयतन यही होगा उसका पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या कह रहा है, बाद में उसका त्रिज्या आधी कर दी गई, यानी ये आधी कर दी गई, ये इसका स्क्वायर हो गया और हाइट उसकी सेम रखी गई। पाई टू पाई कैंसिल, ऊपर आया आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर एच अपॉन 4। ये इससे कैंसिल हो गया। ये जो है ये ओरिजिनल है, ठीक है, और ये ओरिजिनल था, ये इसका न्यू वॉल्यूम है रिड्यूस करने के बाद। ठीक है, तो ये आया कितना आया हमारा 1/4। 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा आपका 4:1। तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, फाइनल आंसर हमारा ये नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पुराने बेलन का आयतन और नए बेलन का आयतन बताना है। और ये मैंने क्या निकाला है, ये निकाला है मैंने, एक सेकेंड, हाँ, तो पुराने बेलन का आयतन और नए बेलन, एक सेकेंड, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस सिलेंडर। हाँ हाँ, यहाँ इंग्लिश में आई थिंक सही दिया है, हिंदी मैंने गलत लिख दिया है कि रेशियो पूछा है रिड्यूस, यानी ये जब रिड्यूस किया गया तो इसका जो पहला वाला था वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल उसके कंपैरिजन में बताना है कि रिड्यूस किया गया था जब आपने उसकी त्रिज्या आधी कर दी गई, उसका हमें अनुपात बताना है जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो ये आ जाएगा हमारा 1:4 ना कि 4:1। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हिंदी में गलत दिया है, इंग्लिश में सही दिया है कि जो रिड्यूस है जब उसकी त्रिज्या को घटाने के बाद जो उसका वॉल्यूम आया है उसका अनुपात बताना है पुराने वाले वॉल्यूम से। तो आंसर क्या होगा हमारा 1:4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। What is the area of a circle that can be inscribed in a square of side 10 सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपका हो गया वर्ग। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है, इसकी भुजा दी है 10 सेंटीमीटर, तो सारी भुजा क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, बिकॉज इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर एक साइड दी है तो वो सबकी साइड होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर हमने एक वर्ग को ड्रॉ किया, मान लीजिए सॉरी सर्कल ड्रॉ किया, इस स्क्वायर वर्ग के अंदर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। अब इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ये देखिए, ये क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो गया इसका डायामीटर, डायामीटर भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर डायामीटर 10 सेंटीमीटर हो गया तो रेडियस क्या होगा डायामीटर का हाफ, यानी ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस की वैल्यू यानी त्रिज्या की वैल्यू मिल गई तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। तो वृत्त यानी सर्कल का एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ऑप्शंस में आप देख लीजिए कि वैल्यू ऑलरेडी पाई में दी है, तो यानी आप पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। रेडियस आया हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 यानी 25 पाई, ये हमारा क्या हो गया
फाइनल आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74 क्वेश्चन। इसमें पूछा कि वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, 72 दिया है, जो वैल्यू दी होती है उसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं कि उनका डिफरेंस क्या है, 1 है। जैसे फॉर एग्जांपल 72 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है, 8 और 9 फैक्टर यानी 8 9 जा 72। अगर इन दोनों का डिफरेंस भी आप देखें तो क्या आ रहा है, 1। तो जो अगर दिया हुआ नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे वो सेम वैल्यू आ रही है और उनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है, तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप सेकेंड चीज क्या करेंगे, साइन देखेंगे। अगर माइनस का साइन है तो छोटी वैल्यू लेंगे और अगर प्लस का साइन है तो बड़ी वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देखिए, माइनस साइन दिया हुआ है तो क्या होगा, इसमें इसका आंसर होगा 8, छोटी वाली वैल्यू को लेंगे। ओके, इसके आगे भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे कि जिसका डिफरेंस 1 आए, तो उसके लिए एक अलग है फॉर्मूला। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हम नंबर का फैक्टराइजेशन कर दे और उसका डिफरेंस 1 आए तो साइन के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं और उसका आंसर टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, देखिए सेम क्वेश्चन आया है बट उसमें साइन क्या था, माइनस का था, और इसमें साइन क्या है, प्लस का। अब 12 ऐसे दो नंबर, तो आपको मालूम है 4 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, बट साइन क्या है यहाँ पे, साइन यहाँ पे दिया है प्लस का, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, बड़ी वैल्यू, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76। अगर रूट में कोई वैल्यू दी है और वो कंटिन्यूसली मतलब उसमें कोई साइन न दिया हो और वही सेम नंबर रिपीट कर रही हो, अगेन अगर कोई साइन न दिया हो और वो नंबर रिपीट कर रहा है तो रूट में जो वैल्यू दी होती वही उसका करेक्ट आंसर होता है। रूट में क्या दिया, रूट में दिया है 7, यानी 7 ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब अगर नो साइन मतलब कोई साइन न दिया हो एंड वो नंबर भी क्या है, वो रिपीट कर रहा हो, अगर वो नंबर रिपीट कर रहा है तो रूट के अंदर जो डिजिट या वैल्यू दी होती वही उसका फाइनल आंसर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 77, रूट एक्स इज इक्वल टू 12.3 अपॉन 123, इसमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू एक्स की। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, रूट एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में दिया है 12.3 अपॉन 123। अब देखिए पॉइंट को आप हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, 123 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। न्यूमरेटर में नंबर में जितना पे पॉइंट दिया होता है उतना जीरो हम डिनोमिनेटर में इंक्रीज करते हैं, यानी एक डिजिट के बाद दिया है पॉइंट, यानी नीचे हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अब देखिए 123 कैंसिल हो गया, कितना आया 1 अपॉन 10, ये हो गया आपका रूट एक्स। अब रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा आपका एक्स 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू आया 1 अपॉन 100। तो आप क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन सारे डेसिमल में दिए, रेशियो में नहीं दिया है, तो आप इसको डेसिमल में चेंज करें। काउंट करिए नीचे कितना जीरो दिया है, 1 2 2 जीरो दिए हैं, यानी न्यूमरेटर में उतने ही पोजीशन के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, यानी 1 2, अब आपने पॉइंट लगाया और इसके बाद अब जितना भी जीरो लगाया उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। डिनोमिनेटर में जितना जीरो होता है न्यूमरेटर में आप वैल्यू को काउंट करके उस डिजिट को काउंट करके उतने पोजीशन पे आप पॉइंट लगाएंगे, यानी x की वैल्यू क्या आई 0.01। फॉर एग्जांपल अगर नीचे दिया है 1000 तो इसको अगर डेसिमल में चेंज करें तो सिंपल आप क्या करिए, काउंट करिए 1 2 3 3 जीरो दिया है, मतलब ऊपर क्या आएगा 0.123, 3 डिजिट पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैकेट 2 टू द पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 6। तो इसमें x का मान आपको याद करना है, सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर 3x माइनस 1 प्लस 10, ये डिवाइडेड है किससे 7 से, इक्वल टू 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, उधर जाएगा तो 2 पावर 3x माइनस 1 प्लस 10, 6 मल्टीप्लाइड 7 इक्वल टू 42। नाउ 2 टू द पावर 3x माइनस 1, 10 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होकर आएगा आपका 32। अब 32 क्या करेंगे, आप ऐसे पावर में लिखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का बेस सेम हो जाए,
तो जब आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 32 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टू दी पावर 3x माइनस 1 इक्वल टू 2 टू दी पावर 5। अब देखिए, जब बेस सेम हो तो जो पावर होती है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाती है। तो यहाँ पे भी पावर क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। 3x माइनस 1 इक्वल टू 5, 3x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79. 79 क्वेश्चन, द लास्ट डिजिट ऑफ 6 टू द पावर 500 इज। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने सेम करवाया था। जो पावर दिया है आप उस पर क्या करेंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन मैंने एक और भी बताया था कि 0, 1, 5 और 6 इस डिजिट के ऊपर कितना भी पावर आए उसका यूनिट प्लेस हमेशा सेम रहता है। जैसे इसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। 1 का यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा। इसका भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका भी क्या रहेगा, सेम। ये ऐसे नंबर है जिसके पावर कितना भी दिया हो कोई भी नंबर, जब भी आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके लास्ट में यूनिट प्लेस की वैल्यू सेम आएगी। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 टू द पावर 500, यानी जब आप इसका क्या करेंगे, आखिरी अंक आपको पता करना है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 टाइम्स तक तो इसके यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या आएगी। तो हमें तो रूल पता है कि 6 टू द पावर कितना भी पावर दिया हो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही आएगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80। ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। What is the area of a sector of a circle of radius 6 centimeter if the angle of a sector is 60 degree? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री। ये अगर आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ये सेंटर से ये आपका रेडियस है, यानी ये भी त्रिज्या है। तो ये जो ये पार्ट हो गया, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है एंगल ऑफ सेक्टर, यानी त्रिज्य खंड कहलाता है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दी, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी है 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो एंगल दिया है थीटा डिवाइडेड बाई 360। 360 क्यों, ये पूरा जो है ये 360 कवर करता है, ठीक है। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे सर्कल के पाई एरिया से, यानी ये पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि रेडियस व्हाट इज द एरिया, किसी इस सेक्टर का एरिया फाइंड करने का। ये जो पर्टिकुलर ये सेक्टर है इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री 360 मल्टीप्लाइड बाई उस सर्कल का एरिया। अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। थीटा की वैल्यू क्या दी है, थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू क्या दी है, रेडियस की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। 0 to 0 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, ऊपर आया आपका 6 मल्टीप्लाइड बाई 22/7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 132/7। सो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारे वीडियो से क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको ईजी भी लगा होगा। अगर आपको कहीं भी मिस्टेक लगी हुई तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी और सजेस्ट करिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।